हेलो गाइस, तो आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है अंडरकवर हाई स्कूल। कहानी के शुरुआत में हमारा मेन लीड एक नरेशन कर रहा था। कहता है एक सीक्रेट ऑपरेशन ने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, वो लाइफ जो अंधेरों से भरी हुई थी। फिर यहाँ से हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाइनीज ब्रोकर और कोरियन आदमी के बीच में किसी मूर्ति को लेकर डील चल रही थी। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं था बल्कि म्यूजियम से चोरी किया हुआ एक नेशनल ट्रेजर था। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर हेसंग को देखते हैं जो छुपकर उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। उसका सीनियर उससे कहता है तुम्हें मूर्ति को सेफली यहाँ तक लाना होगा, गलती से भी उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इतने में वहाँ का एक आदमी उसे देख लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उस आदमी को सीधा नीचे फेंक देता है। तब तक वहाँ के बाकी लोगों ने भी उसे देख लिया था। इस वजह से नीचे आने के अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो सारे ही लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब क्योंकि वो एक NIS एजेंट था इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो उन सबको बहुत ही आसानी से ढेर कर देता है। इसी बीच मौका पाकर वो आदमी मूर्ति और पैसे दोनों ही लेकर भागने लगता है। हेसंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो चाहकर भी रोक नहीं पाता। वो आदमी काफी खुश था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मूर्ति और पैसे दोनों ही मिल गए, यानी कि उसका तो डबल फायदा हो गया। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हेसंग अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसका सीनियर उससे कहता है बहुत जल्दी वहाँ पर बैकअप पहुंच जाएगी, तब तक तुम कुछ मत करना। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो पता नहीं वो भागकर कहाँ जाएगा। जिसके बाद वो अपनी बाइक को स्पीड अप करके उनके कार के पास पहुंच जाता है। वो लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक वो कार के रूफ टॉप पे पहुंच चुका था। वो वहाँ का कांच तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है। उसे किसी भी हालत में मूर्ति को सही सलामत सिक्योर करना था लेकिन इतने में वो बंदा वहाँ का दरवाजा ही खोल देता है। उसी मोमेंट पर उनकी कार एक जगह से हिट करती है। कोलिजन की वजह से वो कार लिटरली टर्न होकर ब्लास्ट हो चुका था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बचा ही नहीं होगा। तभी हम हेसंग को देखते हैं। वो उस आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर वहाँ से बाहर निकलता है। अब जब ऑफिस पहुंचकर वो लोग उस मूर्ति को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका एक हाथ तो टूटा हुआ था। ये किसी बुलेट की वजह से हुआ था। उसका सीनियर सोको कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो किसी ने गन फायर किया ही नहीं था, तो फिर ये बुलेट कहाँ से आया। इतने में हेसंग को याद आता है उस आदमी को रोकने के लिए उसी ने गन फायर किया था। फायर तो उसने हवा में किया था लेकिन बुलेट डॉज होकर उस मूर्ति को लग गई। अब जैसे ही ये बात डायरेक्टर को पता चलती है तो वो सोको को बहुत डांटता है। कहता है तुम्हें इमीडिएटली हेसंग को जॉब से फायर करना होगा। तो सोको कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हेसंग ने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। तो डायरेक्टर उसे बदले में एक काउंटर ऑफर देता है। हेसंग को टीम में रखने का बस यही एक तरीका है। वो किसी ब्यूंगमून हाई स्कूल के बारे में बताता है। ये कंट्री का बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल था। इस स्कूल के पहले चेयरमैन का नाम ब्यूंगमून था। उस आदमी ने इस कंट्री के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की थी। उसने पैसों के लालच में अपना सारा ईमान बेच दिया। एम्पेरर ट्रेजरी में काम करने वाले आदमी ने उसे बहुत सारे गोल्ड बार्स दिए थे। कहा था इसे अपने पास संभाल के रखना। उन पैसों को नेशंस इंडिपेंडेंस के लिए रखा गया था लेकिन ब्यूंगमून तो कंट्री को बर्बाद करने के प्लान में था। उन गोल्ड बार्स की करंट वैल्यू $800 मिलियन है। फिर कोरिया जापान वॉर में कोरिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई। ब्यूंगमून का पूरा प्लान फेल हो चुका था जिस वजह से उसे कहीं छुप कर रहना पड़ा। इतने सारे गोल्ड बार्स लेकर भागना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो कुछ ही अपने पास रखता है और बाकी के सारे कहीं छुपा देता है। आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो सारे गोल्ड बार्स गए कहाँ। प्रेजेंटली वो उन्हें एक सिंगल गोल्ड बार का फोटो दिखाता है। कहता है ये मुझे डायरेक्टर ने दिखाया। ये इस बात का प्रूफ है कि आज भी वो गोल्ड बार्स एग्जिस्ट करते हैं। एक बार NIS ने उनके फाउंडेशन को इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन उन्हें कुछ मिला ही नहीं। उस वक्त NIS ने हर जगह को इन्वेस्टिगेट किया था सिवाय उस हाई स्कूल के। रिसेंटली NIS के पास एक एनोनिमस टिप आया था। बताया गया था कि उसने वो सारे गोल्ड बार स्कूल में ही कहीं छुपा के रखे हैं और उनकी फाउंडेशन उन सारे गोल्ड बार को कंट्री के बाहर स्मगल करने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हेसंग से कहता है तुम्हें उस स्कूल में एक अंडर कवर स्टूडेंट बन के जाना होगा। हेसंग कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट लगता भी नहीं हूँ। तो सोको कहता है तुम अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत छोटे दिखते हो, कोई तुम पर डाउट करेगा ही नहीं। फिर वो यंगुन से उसका एज पूछता है। वो कहता है मैं तो 26 साल का हूँ। तो हेसंग कहता है तुम 26 साल के हो, मुझे तो लगा कि तुम 40 साल के हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने सीनियर की तरह ट्रीट करता था। फिर हम एक सुआ नाम की लेडी को देखते हैं। वो अपने वाइस प्रिंसिपल के बर्थडे पार्टी के लिए आई थी। वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करने लगती है तो वो कहता है अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। तुम्हें एक परमानेंट टीचर बनना है ना, इसके लिए रिकमेंडेशन तो मैं ही करूंगा। ये सुनकर उसे मजबूरी में ड्रिंक करना ही पड़ता है। प्रॉब्लम ये थी कि उससे उसका ड्रिंक कभी हैंडल होता ही नहीं था। वो इतनी ड्रंक हो जाती है कि वो जाकर अपने वाइस प्रिंसिपल का बाल खींच लेती है। पता चलता है उसके बाल तो नकली थे। फिर वो उसका विग पहनाकर उसी के बुलाए हुए टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। पता चलता है जिस रेस्टोरेंट में बैठकर ये लोग खाना खा रहे थे वो एक्चुअली में सुआ की मॉम का रेस्टोरेंट था। वो जैसे अंदर आती है इतने में उसकी नजर हेसंग पे जाती है। उसे देखकर वो कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है।
वहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे। उन लोगों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन वो लोग पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जैसे ही सुआ उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसी के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए हेसांग को बीच में आना ही पड़ता है। पहले तो वो उन्हें प्यार से समझाता है, लेकिन ऐसे लोगों को प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है, इसलिए मजबूरन उसे उन्हें मारना ही पड़ता है। उसी मोमेंट पर एक लड़का उसे हिट करने वाला था, लेकिन इतने में सुआ उस लड़के के सर पे ट्रे से मारती है। जैसे ही हेसांग वहाँ से निकलता है तो वो अपनी मॉम से कहती है, अचानक से मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। यहाँ से हमें हेसांग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। कहते हैं तुम अनाथ लोगों की यही प्रॉब्लम है, जब तक तुम लोग मार नहीं खाते ना तब तक तुम्हें अक्ल नहीं आती। वहाँ का टीचर सब कुछ देखकर भी उसकी मदद नहीं करता। प्रेजेंटली वो सोकू से कहता है, आपने जो काम बोला है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो चारों मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं। उसकी कॉलीग मीजुंग उसे एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर देती है, जिसमें उसके सारे पर्सनल डिटेल्स थे। साथ ही में वो उसे एक लिस्ट बना कर देती है, जिसमें ये लिखा था कि आजकल के बच्चे किस तरीके से बात करते हैं। वो बिल्कुल सोको की फैमिली की तरह ही था। उसकी वाइफ तो उसे अपना बेटा ही मानती थी। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मिशन के बारे में बता देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जिस स्कूल में हेसंग जाने वाला था उसी स्कूल में सुकू की बेटी यूजंग भी पढ़ती थी। वो उससे कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हेसंग कौन है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तैयार होकर स्कूल पहुंच चुका था। इतने में वहाँ पर एक एना नाम की लड़की पहुंच जाती है। कहती है तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। तो हेसांग कहता है इतना बड़ा रोड है, तुम घूम कर चली जाओ, तुम्हें यहीं से जाना है क्या। फिर हम सुआ को देखते हैं। वो इसी स्कूल में एक टीचर थी। पिछले रात जो कुछ भी हुआ इस वजह से वो वाइस प्रिंसिपल से छुप रही थी। इतने में हेसांग वहाँ पर पहुंच जाता है। वाइस प्रिंसिपल उससे पूछता तुमने किसी लेडी को देखा क्या। वो यहीं पर खड़ी थी, तो वो उसे गलत रास्ता बता देता है। सुआ उसे देखकर भी पहचानती नहीं, क्योंकि लास्ट नाइट वो बहुत नशे में थी। वो कहती है तुम तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, मैं तुम्हारी होमरूम टीचर हूँ। इतने में उसे कुछ कुछ याद आता है। पूछती हम पहले मिले हैं क्या, कल रेस्टोरेंट में वो तुम ही थे ना। फिर वो उसका कान पकड़ के उसे खींचते हुए लेकर जाती है। कहती है तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। लगता है तुमने भी एक फेक आईडी बना के रखी है। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो हेसंग कहता है कल जो तुमने किया वो भी तो ठीक नहीं था, तुमने उस लड़के को ट्रे से मारा। सुआ कहती है मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। हेसंग कहता है मैंने तुमसे कहा था क्या मुझे बचाने के लिए। मैं मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत था, इसलिए इस बात को यहीं जाने दो। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की याना से कहती है मुझे पता चला है तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए फ्रांस जा रही हो, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। याना कहती है मैं तो यूजंग को लेकर जाने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में हेसंग क्लास में एंटर करता है। उसे देखकर यूजंग बहुत डर जाती है। वहाँ की बाकी लड़कियां तो उसे देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि क्लास में कोई इतना हैंडसम बंदा था ही नहीं। फिर यूजंग उसे ब्रेक में टेरेस पे बुलाती है। वो उस पे बहुत चिल्लाती है। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर आए हो, तुमने यहाँ पर एडमिशन लिया है। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर टीचर बनकर आओगे। तो हेसांग कहता है मुझे स्कूल ड्रेस पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो उससे एक प्रॉमिस लेती है। कहती है मैं यहाँ पर जो भी करती हूँ तो मॉम डैड को नहीं बताओगे। फिर क्लास के टाइम पर हेसंग को बहुत नींद आ रही थी। जैसे ही सुआ उसे उठाने के लिए आते तो डिफेंसिव मोड में आकर उससे मारने वाला था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो नींद में क्या कर रहा है। फिर क्लास खत्म होते कुछ लड़कियां उससे बात करने के लिए आती है। उनकी आधी बातें तो उसे समझ में भी नहीं आ रही थी। अब वो जैसे ही क्लास के बाहर आते तो वहाँ के बच्चे पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे, जैसा कि नॉर्मली बच्चे लोग करते हैं। एक बंदा तो उसके कोट पर ड्रिंक गिरा देता है। स्कूल के बाहर उसे एक बिल्डिंग दिखती है, जिसके ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ था। लिखा था वहाँ पर लोगों का जाना मना है। उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, इसीलिए वो क्यूरियस होकर अंदर चेक करने लगता है। वो बिल्डिंग तो पूरी तरीके से बंद था, लेकिन वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी मीटर अभी भी चल रहा था। इतने में उसे कुछ आवाज आती है। पता चलता है कुछ लोग मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे। वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं। पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर कब से तुम यहाँ खड़े हो। हेसंग कहता है मैं तो बाथरूम ढूंढ रहा था। तो वो लोग कहते हैं तुम हमारी बातें सुन रहे थे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तुम्हें अभी के अभी शॉप पर जाकर हमारे लिए खाने का सामान लाना होगा, वो भी खुद के पैसों से। उनकी बातें सुनकर हेसंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने अपनी बकवास अभी के अभी बंद नहीं की तो बहुत बुरा हो सकता है। इसके पहले कि वो उन्हें मारता तभी उसे अपने सामने सोको का चेहरा दिखता है। वो उससे कहता है तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, वरना पूरा मिशन फेल हो सकता है। अब उसके पास उनकी बातें सुनकर उनसे मार खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरफ सुआ हेसंग के बारे में अपने कलीग्स को बताती है। कहती है कल वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसने सूट पहना हुआ था। उसे देखकर मुझे लगा ही नहीं कि वो हाई स्कूल में पढ़ता है। तभी उसे याद आता है लास्ट नाइट उसने अपनी मॉम से कहा था कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही है। यही याद करके वो कहती है इस बार तो मैं उसे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इस तरफ हेसंग डोंगमिन से कहता है अगली बार अगर तुम्हें कोई बुली करे तो फाइट बैक करना। तो डोंगमिन कहता है तुमने कहाँ फाइट बैक किया, तुम भी तो उन लोगों से मार खा रहे थे। फिर वो उस पुराने बिल्डिंग के बारे में पूछता है। डोंगमिन
सौमिन कहता है वहाँ पर कोई नहीं जाता। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। वो उसे एक्साइटमेंट में भूतों की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन हेसंग वहाँ से जा चुका था। फिर हमें किसी असेंबलीमैन के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी स्कूल के चेयरमैन को देखते हैं। वो उनके सामने काफी अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। कहती है आप फिक्र मत करो, हमारा फाउंडेशन आपके बेटे का ध्यान रखेगा। बताया जा रहा था कि इस आदमी ने अपनी जान खुद ली है। एक आदमी चेयरमैन से कहता है कुछ दिन पहले वो तुम्हारे साथ ही था ना, वो एक बुरा इंसान तो नहीं था, फिर आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे ऐसे मरना पड़ा। तो चेयरमैन कहती है तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम किसी के फ्यूनरल में बैठे हैं। अंदर तो वो काफी अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन बाहर आकर अपना असली रंग दिखाती है। वो स्कूल के प्रिंसिपल से पूछती है तुमने सब कुछ ठीक से साफ कर दिया था ना। तो वो कहता है ये केस बिना ऑटोप्सी के ही बंद हो चुका है। इस तरफ हेसंग सोकू को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है। कहता है वो बिल्डिंग बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी मीटर चल रहा था। ये बात बहुत ही अजीब है। अगर उन्हें लोगों की फिक्र होती तो उन लोगों ने कब का उस बिल्डिंग को तोड़ दिया होता। मुझे कुछ भी करके उस बिल्डिंग को चेक करना होगा। फिर रात होते ही वो वहाँ पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा लगा था, इसलिए वो जैमर लगाकर अंदर घुसता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग ही ना हो पाए। वो अंदर पहुंचकर यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है, इतने में कोई उसे देख लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।